नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों जैसा कि एसएससी, सीजीएल, एमटीएस इत्यादि एग्जाम के लिए जो आपका 30 सीरीज चलाई जा रही है, इस 30 सीरीज की आप आज 18वीं वीडियो को वॉच करेंगे। इससे पहले आपने 17 वीडियो को देख लिया है। जो बच्चे नहीं देखे हैं, देखे बड़े काम के हैं। साथ ही साथ जो बच्चे पीडीएफ ग्रुप में हैं उनको पीडीएफ भी दे दी गई है। आशा करते हैं कि आप देखे समझे होंगे और अपने तैयारी को बेहतर लुक प्रदान कर रहे होंगे। क्लास 17 का अंग्रेजी वर्जन का पीडीएफ जो है बचा हुआ है, क्योंकि ये सीरीज आपका बाइलिंगुअल है। इसकी जो कंटेंट है आपको अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा में अवेलेबल कराया जाता है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास पहले प्रश्नों के साथ। उससे पहले आप जानते हैं कि एक प्रश्न के कई सारे फैक्ट होता है मेरा, और ये फैक्ट वो मोती है जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर नज़र आने वाली है और आती है ना। आने वाली तो छोड़ दीजिए, आती है और आते रहेंगे, ठीक है। तो ये फैक्ट को जो है नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा, देखते चलना है, सुनते चलना है। अगर आप पीडीएफ नहीं लेते हैं तो जो चीज़ आपके लिए नया हो उसे नोट करते चलना है। चलिए, अगर आपको टुडे एग्जाम का ई बुक जो लॉन्च हुआ है पैरासीटामोल 500, जिन्होंने 4 एसएससी के एग्जाम झेले हैं और आपने रिजल्ट देखा ही होगा कि कितना क्वेश्चन मिलवा के आपको देता है, तो आप इस पे ले सकते हैं। ये मोबाइल नंबर है, इस पे आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है या डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है। लिंक क्लिक करके भी आपको व्हाट्सअप पे ही ले जाएगा और व्हाट्सअप के थ्रू मैसेज करके प्राप्त करना है। इसके अलावा बिहार एसएससी, उत्तर प्रदेश पुलिस, आरपीएफ इत्यादि की भी पीडीएफ अवेलेबल है। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, शास्त्रीय संगीत के एक भाग के रूप में नाट्य संगीत के प्रतिपादक कौन है। देखिए, शास्त्रीय संगीत के कई सारे भाग होते हैं। ख्याल है, तराना है, टप्पा है, ठुमरी है, नाट्य संगीत है ना। तो ये जो फॉर्म होते हैं, ये जो स्टाइल होते हैं, तो इन स्टाइल के फाउंडर से क्वेश्चन पूछ लेंगे एग्जामिनर, या पूछ दिए होंगे या पूछेंगे आगे, ठीक है। मेरा मन करता है कि पूछेगा। तो भैया आपको जो है ये प्रतिपादक अगर पूछेगा तो बाल गंधर्व है आपका नाट्य संगीत के प्रतिपादक। अगर आपसे कोई पूछेगा कि भाई शास्त्रीय संगीत का जो नाट्य संगीत का प्रारूपण है ये किस स्टेट में प्रचलित है, तो इस जो है ये महाराष्ट्र में प्रचलित है। कहाँ पे है ये फॉर्म, कहाँ चलता है, तो महाराष्ट्र में चलता है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया है कि महाराष्ट्र में एक अभंग शैली भी चलती है। ये गायन का फॉर्म है ना, ये जो है गायन का फॉर्म है। अभंग जो है गायन है। अभंग के गायन में आप शंकर महादेवन साहब सबसे जो है प्रचलित चेहरा है, ये भी गा लेते हैं शंकर महादेवन। माझा माहेर पंडरी जो है इसी स्टाइल में गाया गया, हालांकि वो ओरिजिनल गीत जो है ना आपका पंडित भीमसेन जोशी का है, ठीक है भैया। मैंने सुनता हूँ और मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ तो मुझे थोड़ी बहुत मराठी भी समझ में आती है। तो ये जो बाल गंधर्व है, इनका ओरिजिनल नाम आपके एग्जाम में हाल फिलहाल पूछा गया है। इनका नाम श्री नारायण श्रीपाद है। क्या भाई, नारायण श्रीपाद राजहंस इनका पूरा नाम है, बाल गंधर्व का, है ना। इसके अलावा शास्त्रीय संगीत के संकेतन प्रणाली, अभी आपने देखा एक प्रणाली, अब आप दूसरा प्रणाली देख रहे हैं, संकेतन प्रणाली। तो शास्त्रीय संगीत के जो संकेतन स्टाइल है, इनके फाउंडर कौन है, विष्णु नारायण भातखंडे। अभी आपने सुना होगा, क्योंकि एक एग्जाम में पूछा था कि विष्णु नारायण भातखंडे इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, ठीक है। तो विष्णु नारायण भातखंडे इनका तो संकेतन प्रणाली के तो फाउंडर हो गए। अगर आपसे पूछे कि भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये लखनऊ में स्थित है ना। इसके अलावा जो लखनऊ में स्थित है ये किसके नाम पे है, तो भातखंडे, विष्णु नारायण भातखंडे के नाम पे है। और भातखंडे साहब किससे जुड़े हुए थे, तो शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए चेहरा थे, महान चेहरा। इनके अलावा शास्त्रीय संगीत के ध्रुपद शैली के जनक कौन है भाई, या इसी के प्रचार प्रसार में जो है आपका कौन विद्वान जो है आपका मतलब उसको बढ़ाया चढ़ाया या फिर फेमस बनाया, किस शैली को, ध्रुपद शैली को। सही लिखा है, मुगल कालीन विद्वान तानसेन ने किया था। अब मुगल कालीन विद्वान इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि तानसेन जो है अकबर के काल में हुए, तो तानसेन को यह श्रेय दिया जाता है कि जो ध्रुपद स्टाइल है इसको बढ़ाया चढ़ाया या फिर विस्तार किया, ठीक है। तो कल हो के अगर आपसे पूछे कि शास्त्रीय संगीत के ध्रुपद शैली के फाउंडर किसे माना जाता है या फिर प्रचारक किसे माना जाता है, तो आप कहेंगे तानसेन को, है ना। तानसेन का ओरिजिनल नाम रेलवे पूछता है, इधर का एग्जाम नहीं पूछता है। रामतनु पांडे इनका ओरिजिनल नाम था, है ना। और बीरबल का नाम महेश दास था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। संगीत की जो ये शैली है ना, ध्रुपद वाला शैली में आपका ब्रज भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ठुमरी की रानी आपने सुना होगा, ये गिरिजा देवी को कहा जाता है। ठुमरी भी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक
जो है रूप है जिसमें ज़्यादातर जो है महिलाएं ही भाग लेती है ना, महिलाएं ही भाग लेती है आपका किसमें, ठुमरी में। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, गिरिजा देवी नाम से स्पष्ट है महिला है। और गिरिजा देवी का घराना अगर आपसे पूछता है तो ये बनारस सेनिया घराना से है ना, बनारस सेनिया घराने से संबंधित है आपका कौन, गिरिजा देवी। देखिए एक आदमी एक से अधिक घराने से हो सकते हैं ना, एक आदमी जो है एक से अधिक घराने से हो सकता है, कोई डॉट इसमें नहीं रखना है आपको, ठीक है भाई। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की गायन शैली पंडवानी, पंडवानी की रानी कौन है भाई, तीजन बाई। तीजन बाई को क्या कहते हैं आप, पंडवानी की रानी कहते हैं। अभी हाल फिलहाल में उषा बारले मैडम को जो है आपका अवार्ड मिला था पद्मश्री, तो ये भी किससे संबंधित है, तो ये भी पंडवानी से ही संबंधित है, पंडवानी से संबंधित है। एक आपने सुना होगा झारू राम का नाम, झारू राम देवांगन इनका नाम है, झारू राम देवांगन, देवगन नहीं है अजय देवगन वाला, ये देवांगन है। तो झारू राम देवांगन जो है ये भी आपका पंडवानी से संबंधित है। इनके अलावा अब आते हैं संगीत के टप्पा शैली। टप्पा भी ध्रुपद के जैसा एक शैली है जो शास्त्रीय संगीत का ही पार्ट है। तो टप्पा शैली के सूत्रधार जो हैं ये है आपका गुलाम नबी सीरी, किसका नाम है, गुलाम नबी सीरी, ठीक है। इसमें जो है आपका पंजाबी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, किसमें, टप्पा शैली में। अभी आपने देखा ब्रज भाषा का इस्तेमाल हो रहा था, यहाँ पर आपने देखा पंजाबी भाषा का टप्पा शैली में इस्तेमाल हो रहे हैं। इनके फाउंडर गुलाम नबी सीरी है। ये सब वही क्वेश्चन है बाल के खाल जो मात्र 5% बच्चे अटेंड कर पाते हैं, लेकिन आप टुडे एग्जाम के बच्चे हैं तो आपको उस 5% में आ जाना है, ठीक है भाई। शास्त्रीय संगीत के प्रारूप ख्याल शैली के विकास का श्रेय जो है अमीर खुसरो को दिया जाता है। अब अमीर खुसरो से बहुत सारे क्वेश्चन आप यहाँ पे जानेंगे। सबसे पहले जो ख्याल शैली है अमीर खुसरो के द्वारा सुझाया गया या दिया गया। इस शैली में सबसे महत्वपूर्ण घराना कौन सा होता है ख्याल शैली के लिए, तो ग्वालियर घराना। कौन सा होता है भाई, ग्वालियर घराना। ग्वालियर घराना के फाउंडर कौन है, 2-3 करोड़ बार मैं बता चुका हूं, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, आज शुरू में ही क्वेश्चन पूछ लिया मैंने। अमीर खुसरो को तबला का जनक भी कहा जाता है, किसका, तबला का जनक भी कहा जाता है। संगीत के तराना शैली में भी जो है अमीर खुसरो काफ़ी योगदान दिए थे। तो तराना और ख्याल है ना, तराना प्लस ख्याल, अगर आपसे पूछता है कि इनको कौन फाउंड किया था तो आप याद रखना अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की जन्मस्थली भी आपसे पूछा जा सकता है भविष्य में, तो बताइएगा ये उत्तर प्रदेश के जो है रहने वाले थे अमीर खुसरो साहब। अमीर खुसरो साहब को इंडिया का तोता या तूतिए हिंद कहा जाता है, तो यहाँ पे भारत का तोता लिखा हुआ है। तो ये अमीर खुसरो से इतने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। शास्त्रीय संगीत के तराना शैली, तराना शैली अभी बात मैंने कर लिया भाई। तराना शैली जो है अभी आपने देखा कि यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए तराना शैली जो है इसमें भी योगदान दिए थे कौन, अमीर खुसरो साहब। साथ ही साथ तराना शैली यहाँ भी है जिनमें पंडित रत्न मोहन शर्मा को जो है काफ़ी योगदान के लिए हम जानते हैं, ठीक है। तो ये एक बात हो गई कि संगीत के आज हमने शैलियों को देखा कि किस शैली से किसका नाम जुड़ा हुआ है और किसे श्रेय दिया जाता है बढ़ाने चढ़ाने या आगे बढ़ाने में, ठीक है। चलते हैं आगे। इसके अलावा ये आपका ई बुक का पेज है जो शुरू में आपने देखा, आप ले सकते हैं। इस प्रकार से एक प्रश्न रहेंगे, इनके कई सारे फैक्ट रहते हैं, जैसा मैं पढ़ाता हूँ हूबहू रहता है, बाद बाकी ये टॉपिक बैच का सेक्शन है। चलते हैं आगे, है ना, आप लोग ले सकते हैं। मैक्सिको की खाड़ी और लेब्राडोर किस महासागर का भाग है। देखिए लेब्राडोर एक जलधारा भी है, क्या है भाई, लेब्राडोर जलधारा भी है। तो कैसा जलधारा है लेब्राडोर, तो ठंडी जलधारा है लेब्राडोर। और एक होता है भाई गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम एगो गल्फ कंट्री भी होता है, बहुत सारे कंट्री गल्फ में आती है। गल्फ स्ट्रीम जलधारा का भी नाम है और ये आपका गर्म जलधारा है, और ये दोनों जलधारा अटलांटिक महासागर का है। तो मैक्सिको की खाड़ी और लेब्राडोर ये भी अटलांटिक महासागर की ही पार्ट है, तो इन्हें भी ध्यान रख लेंगे तो बेटर रहेगा। इसके अलावा बात करते हैं कि अटलांटिक महासागर प्रशांत महासागर के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी महासागर है, ये बात शायद आप पहले से जानते हैं। इसे अंध महासागर कहा जाता है, एक बात इसे नोट कीजिएगा। ग्रैंड बैंक और डागर बैंक ये क्या है, मत्स्य उत्पादन क्षेत्र है या मछली पकड़ने के लिए आदर्श स्थिति उत्पन्न होती है। क्यों आदर्श स्थिति उत्पन्न होती है यहाँ पे, तो याद रखेंगे एक प्लैंकटन नाम का घास होता है ना, प्लैंकटन नाम का घास होता है जो इस क्षेत्र में पाई जाती है और मछलियों को बहुत पसंद है, अट्रैक्ट करती है, इसीलिए यह मछलियाँ बहुल क्षेत्र होती है, ठीक है भाई। ग्रैंड बैंक और डागर बैंक ये एसएससी पास्ट में पूछा भी है, प्लैंकटन नाम की घास कहाँ पे आपको जो है देखने को मिलेगा, ठीक है भाई। तो इसके अलावा
अटलांटिक महासागर का जो आकार है ये किस आकार का है, तो एस आकार का है, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर, जैसा कि मैंने अभी बताया नीचे लिखा हुआ है, अटलांटिक महासागर की प्रमुख उपज है, जिसमें गल्फ स्ट्रीम गौ से गर्म और लेब्राडोर ठंडा मानेंगे, है ना। दुनिया की सबसे बड़ी द्वीप ग्रीनलैंड जो है, जो कहाँ पे स्थित है भाई, भौगोलिक स्थिति डेनमार्क में है। कहाँ पे, डेनमार्क में। और डेनमार्क की राजधानी कहाँ पे है, कोपेनहेगन राजधानी है, ठीक है। तो ये जो ग्रीनलैंड सबसे बड़ी आइलैंड है दुनिया में, ये जो भूमध्य सागर है, जो स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है, तो ये किसके पार्ट है, तो ये भी अटलांटिक महासागर के ही पार्ट है। तो ग्रीनलैंड और भूमध्य सागर किसके पार्ट हो गए, अटलांटिक महासागर के पार्ट हो गए। इंडोनेशिया को द्वीपीय समूह वाला देश कहा जाता है। इंडोनेशिया की सबसे बड़ी द्वीप कौन सी है, बोर्नियो द्वीप क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी द्वीप है। यह द्वीप इंडोनेशिया के साथ साथ मलेशिया और ब्रुनोई तक फैला हुआ है। ये इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनोई, वियतनाम, लाओस, सिंगापुर, ये सब कहाँ पे है भाई, तो ये इंडिया के लिहाज से ये वाली पोर्शन है ना, ये वाली पोर्शन है। ये आसियान देश जो है ना, आसियान देश है ना, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसके सबसे लास्ट सदस्य तिमोर लेस्टे बना था, तो यही वाला कंट्री सब है ये, है ना। इसीलिए इंडोनेशिया को द्वीपों का देश कहते हैं। बहुत सारे द्वीप अनगिनित है इंडोनेशिया में, जिसकी अभी तक जो है लेखा जोखा भी नहीं है, ठीक है। द्वीपों का समूह वाला देश है इंडोनेशिया। तो ब्रुनई सबसे बड़ा हो जाएगा। जावा सुमात्रा यहाँ का फेमस है, जो भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में। अरब सागर, अंडमान सागर, बंगाल की खाड़ी, लक्षद्वीप सागर, यह सभी के सभी किस महासागर के पार्ट होंगे बंधु, तो ये हिंद महासागर के पार्ट हैं। हिंद महासागर में स्थित मेडागास्कर द्वीप भी सबसे बड़ा द्वीप है। मेडागास्कर जो है एक आइलैंड है जो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। साथ ही साथ सुंडागर्त जो है ये हिंद महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर दुनिया की सबसे बड़ी महासागर है, पहले स्थान पे है ना। दक्षिणी चीन सागर, फिलीपींस सागर, जापान सागर, पीत सागर या पीला सागर, क्योंकि पीताम्बर का नाम आपने सुना होगा, अर्थात भगवान विष्णु, पीत माने होता है पीला, तो पीला सागर इत्यादि प्रशांत महासागर से जुड़े हुए हैं। इसी महासागर में आपका जो उपज आता है अल नीनो और ला नीनो। अल नीनो और ला नीनो क्या होती है भाई साहब, आज सवेरे भी बताया था। अल नीनो जो है जल को गर्म कर देते हैं, वहीं पर ला नीनो क्या करता है, जल को ठंडी कर देती है ना। अल नीनो में क्या होता है सर, दाब कम जाता है, और ला नीनो में क्या होती है सर, दाब बढ़ जाता है। दोनों बात ध्यान रखेंगे। चक्रवात और प्रति चक्रवात से मैंने इसको रिलेट किया था, ठीक है भाई। रिलेशन विधि से पढ़ेंगे, ज़्यादा दिन याद रहेगा। इनके अलावा मरियाना खाई कहाँ पे है सर, प्रशांत महासागर में है। बरमूडा ट्रायंगल के नाम आपने सुना होगा, रहस्यमयी जगह है, ये आपका अटलांटिक महासागर में है। सुंडागर्त हिंद महासागर में है। तो ये तीनों महासागर के अपने अपने जो है गहराई वाली जगह है, जिसमें मरियाना खाई जो है ये दुनिया में सबसे अधिक गहराई वाले जगह है। प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस कब मनाते हैं, 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। पहले औद्योगिक नीति की घोषणा अप्रैल 1948 में किसके द्वारा किया गया था, VVI क्वेश्चन करके रखेंगे इसके। इसी के साथ मैंने एक चीज़ और बता रखा हूँ कि भाई राष्ट्रीय आय समिति में प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये भी VVI करके रखेंगे। एग्जामिनर जब भी फुर्सत में होता है पूछ देता है ना। तो JL नेहरू जो है राष्ट्रीय आय समिति में, माफ कीजिएगा, PC महालनोबिस जो है राष्ट्रीय आय समिति में अध्यक्ष थे। कौन थे भाई, PC महालनोबिस, जिसके मॉडल पे सेकेंड पंचवर्षीय योजना भी आधारित थे। यहाँ से मैं राष्ट्रीय आय समिति को स्किप करता हूँ। जवाहरलाल नेहरू मुंह से निकल गया है, तो BRO के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, है ना, जो सीमावर्ती इलाका में रोड बनाने का काम करते हैं, और 1960 में फंड किया गया था, है ना। इसके अलावा मैं आ जाता हूँ क्वेश्चन पे। पहले औद्योगिक नीति की घोषणा 1948 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा किए गए थे, क्योंकि उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी औद्योगिक मंत्री हुआ करता था। समझ में आया। 1948 के मंत्रिमंडल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास जो पोर्टफोलियो थे उनमें औद्योगिक मंत्रालय था, तो इन्होंने औद्योगिक नीति घोषणा 1948 में किए थे। इसमें उद्योग सेक्टर को 4 भागों में बांटा गया, और इसी घोषणा से हमें पता चलता है कि इंडिया में जो है ना मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिली जुली अर्थव्यवस्था है, ठीक है भाई। ये चीज़ भी मैं आगे लिख दिया हूँ ताकि आप जो है मौखिक से ज़्यादा लिखित पे फोकस कर सको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। औद्योगिक नीति से भारत में मिश्रित आर्थिक मॉडल अपनाया गया, और कौन किए थे, श्यामा प्रसाद शास्त्री। कब किए थे, 1948 में। क्यों किए थे, क्योंकि उस समय उद्योग मंत्री थे। इनके अलावा
एक आता है औद्योगिक नीति संकल्प 1956, जो शायद मेरे ख्याल में CHSL के एग्जाम में इस बार पूछा गया है। ठीक है, प्रथम औद्योगिक नीति 1948 का ही संशोधित रूप है। जैसे आप बहुत सारे चीज़, जैसे विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है ना, जैसे आपका बाल विवाह अधिनियम 1929 में ही आया, लेकिन इसको संशोधन कई बार हुआ, 2007 तक हुआ है। तो ऐसे ही जो है, जो पहली बार औद्योगिक नीति 1948 बन गया, उनका संशोधित रूप है औद्योगिक नीति संकल्प 1956। इसे जो है भारत का आर्थिक संविधान माना गया। क्या माना गया भाई? आर्थिक संविधान कहा जाता है या माना जाता है। किसको सर? औद्योगिक संकल्प 1956 को। ठीक है, औद्योगिक नीति 1948 को लागू करने के लिए 1951 में उद्योग विकास और विनियमन अधिनियम, ये मैं पहले भी पॉइंट बता चुका हूं कि 1951 में उद्योग विकास और विनियमन अधिनियम लाया गया था। किस लिए लाया गया था? कि 1948 में जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा औद्योगिक नीति पास किया गया था, तो उसको लागू करवाया जा सके। औद्योगिक नीति 1948 को कितने भाग में बांटे गए थे? 4 भागों में बांटे गए थे। ये 4 भाग कौन कौन से हैं सर? सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र में वैसे उद्योग को रखा गया, अगर आप औद्योगिक नीति 1956 से कंपेयर करेंगे तो वैसा उद्योग जिसको लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है। मैं ये चीज भी पढ़ा चुका हूं आपको, लाइसेंस की जरूरत रेलवे को नहीं होती है, लाइसेंस की जरूरत परमाणु से संबंधित कार्य को नहीं होती है। क्यों नहीं होती है सर? क्योंकि ये पूर्णतः गवर्नमेंट के अंदर में होती है, ये कोई प्राइवेट आदमी नहीं कर सकता है ना। लेकिन मैंने वहीं पर विरोधाभास भी किया था कि बहुत सारे कंटेनर पोर्ट जो होते हैं वो बड़े बड़े उद्योगपति खरीद लेते हैं ताकि उनका जो है माल ढुलाई हो सके, लेकिन सिर्फ कंटेनर खरीद सकता है, पाथ नहीं खरीद सकता रेलवे का। तो रेलवे का पूर्ण अधिकार जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, परमाणु कार्यक्रम का भी पूर्ण अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। एक बात और याद रखना कि जो भी परमाणु कार्यक्रम होते हैं उनके जो है इनडायरेक्ट रूप से सबसे चीफ कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। तो ये जो है आपका 1951 में विकास और विनियमन बता दिए थे। 4 व्यापक क्षेत्र में, वो सार्वजनिक क्षेत्र का आया, तो इसमें रेलवे, परमाणु सब रखा जाएगा। फिर आया प्रमुख उद्योग। तो 1948 में जो प्रमुख उद्योग बताया गया वो ये खनिज हो गया, जहाज हो गया, इस्पात हो गया, ये सब हो गया। निजी सेक्टर सूती कपड़ा सीमेंट, और 3 गो हो गया, वो छूट गया। तो ये वो जो छूट गया ना, मैं लिख के दूंगा, इसका नाम अन्य सेक्टर है। क्या नाम है भाई? अन्य सेक्टर नाम है। अब अन्य सेक्टर में क्या रहेगा? जैसे मैं इसको भी रिलेट कर देता हूँ, याद रखने में सहूलियत होगी। जैसे संविधान में आप एक यूनियन लिस्ट देखते हैं, एक कंकरेंट लिस्ट देखते हैं और एक स्टेट लिस्ट देखते हैं ना, संघ सूची, संवर्ती सूची, राज्य सूची। मैंने कई दिन बताया है कि भाई संघ सूची में 100 विषय है, राज्य सूची में 61 है और संवर्ती सूची में 52 है। क्या इंडिया में कुल मिला के इतने ही मद हैं? हमारी इतनी ही प्रॉब्लम है? जी नहीं, इससे बहुत ज़्यादा है। तो जो इसमें शामिल अब तक नहीं है उस पर कानून बनाने का अधिकार किसका है? संघ के पास। तो जो अन्य में आ जाता है ना, जो इन तीनों में शामिल नहीं है, 3 प्रकार के उद्योग आपने देखे, प्रमुख उद्योग देखे, सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग देखे, निजी उद्योग देखे, इनमें जो चीज़ शामिल नहीं हो सका वो अन्य में आ जाता है। तो इसीलिए 4 प्रकार का 1948 में बनाया गया, कैटेगराइज किया गया, और 1956 के औद्योगिक नीति में 3 प्रकार का किया गया था कैटेगराइज। दोनों बात ध्यान रख लेना है ना। 1956 वाले में 3 प्रकार के किए गए थे, ध्यान रखिएगा। इनके अलावा कांग्रेस के विशेषज्ञ समिति का गठन कब किया गया था? अब ये क्या बला है सर? तो 8 जुलाई 1946 को संविधान सभा को हेल्प या मदद करने के उद्देश्य से आपका कांग्रेस के विशेषज्ञ समिति का जो है फाउंड किया गया था। ठीक है, संविधान के मसौदा तैयार करने के उद्देश्य से इस समिति का गठन 8 जुलाई 1946 को किया गया। इसके प्रमुख सदस्य में आएंगे जवाहरलाल नेहरू, आसफ अली, है ना, KM मुंशी, गोपाला स्वामी अयंगर, गॉडगल, के संथानम, ये सभी के सभी संविधान के जो हैं आपके ये विशेष समिति जो था, विशेषज्ञ समिति, इनके प्रमुख थे, हुआ करता था। प्रारूप समिति का गठन इसके डायरेक्ट ईस्वी पूछता है, 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसमें 7 सदस्य थे जो 6+1 के रेशियो में हुआ करता था। भीमराव अंबेडकर साहब अध्यक्ष थे, अध्यक्ष भी पूछता है। इसके अलावा जो 6 गो है, इनमें मैंने आपको याद रखने के लिए बताया हूँ कि इनका ज़्यादातर नाम जो है भगवान कृष्ण के नाम से मेल खाते, जैसे गोपाला स्वामी गोपाल, अल्लादी कृष्णा स्वामी कृष्णा, है ना। इसके अलावा और आगे आइए और मिलेगा। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं कृष्णमाचारी, यहाँ पे देखिए, है ना, TT कृष्णमाचारी। तो 3 गो तो आपका मिल गया कृष्ण के नाम। एक और है बाद में माधव राव, तो माधव राव बाद में जो है हट गए, तो इनके जगह पे आगे कौन? BL मित्रा। ठीक है, इसके अलावा मोहम्मद सादुल्ला, DP खेतान के जगह जब DP खेतान का मृत्यु हो गया था तो कृष्णाचार्य आए थे। तो ये 7 गो सदस्य है 1+6 के रेशियो
समितियों में जो आपका प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इससे क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछता है, इसमें आपको 4 गो दे देगा, बोलेगा इनमें से कौन है वो जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष मतलब सदस्य नहीं थे। इसके अलावा कांग्रेस की प्रथम बैठक 1885 में कुल कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे? 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था और WC बनर्जी अध्यक्षता कर रहे थे। कहाँ पे? बम्बई के अंदर। कांग्रेस में स्वराज शब्द का प्रयोग कब हुआ था? 1906 में हुआ था, कोलकाता अधिवेशन के अंदर। पूर्ण स्वराज की मांग जो है कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, है ना। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? लाहौर अधिवेशन का JL नेहरू कर रहे थे। तो ये बात ध्यान रखेंगे। संविधान को अंगीकार कब किया गया सर जी? 26 नवंबर 1949 को किया गया। लेकिन संविधान को पूर्ण रूप से लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को किया गया। ठीक है, ये जो 26 जनवरी और 26 नवंबर के बीच में जो गैप है, ये क्यों गैप है? यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो हम जो है लाहौर अधिवेशन को याद करने के लिए यहाँ तक इंतजार कर लिए थे। ठीक है, कि हमने याद को तरोताज़ा कर लेना है लाहौर अधिवेशन का। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार या कानूनी सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो सर BN राव को नियुक्त किया गया था। किसे किया था? सर BN राव को नियुक्त किया गया था। इसके अलावा HBR अयंगर को संविधान सभा का जो है सचिव नियुक्त किया गया था। अब तक आपने जो है देखा कि भाई संविधान सभा का कानूनी सलाहकार आपने भी सुना होगा। अगर कल होके पूछे कि भाई संविधान सभा का सचिव किसे नियुक्त किया गया, तो HBR अयंगर को। कल होके पूछे संविधान सभा में टेम्पोररी अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा साहब थे। कल हो के अगर पूछे संविधान सभा में परमानेंट अध्यक्ष कौन थे, तो बाबू राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, जो बाद में चल के हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार के रूप में LN मुखर्जी को चुना गया था, है ना। सुलेखक जानते हैं ना, जो क्या बढ़िया लिखते हैं, बढ़िया लिखने का काम करता है, कैलीग्राफी बोलते हैं शायद अंग्रेजी में उसे। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा संविधान का अंग्रेजी पांडुलिपि इटैलिक स्टाइल में लिखा गया था। इटैलिक बोल्ड होता है ना कंप्यूटर के अंदर, तो उनका राइटिंग बहुत अच्छा था, तो इन्होंने राइट का काम किए थे। कौन? प्रेम बिहारी रायजादा। हिंदी में किसने लिखा था? आप लोगों से डिमांड करूंगा, क्योंकि मैं 5 करोड़ बार बता चुका हूं। इनके अलावा 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान अनुसूचित जाति SC आदेश संशोधन कानून 2023 के द्वारा छत्तीसगढ़ के किस जाति को इस सूची में जगह दिया गया? कहने का मतलब है कि ये एक अधिनियम है जो 2023 में पारित किया गया। इस अधिनियम का नाम है संविधान अनुसूचित जाति SC आदेश संशोधन कानून। इसके तहत छत्तीसगढ़ के कौन से जाति को SC का दर्जा दिया गया? तो महार जनजाति, है ना। महार जनजाति को या महार जनजाति को जो है, जो छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, इनको आपका SC का दर्जा दे दिया गया है। एक अन्य देखते हैं यहाँ पे संशोधन, केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन कानून 2023। इसके तहत जो है किस राज्य में एक विश्वविद्यालय खोला जाएगा जनजातीय वाला? तो ये तेलंगाना में खोला जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा निरसन और संशोधन कानून 2023 के तहत कुल कितने ऐसे कानून को जो है टर्मिनेट किया गया जो एप्लीकेबल नहीं था? जैसे आपके मोबाइल में बहुत सारे एप्लीकेशन, मान लीजिए कभी आप PDF बनाने के लिए एप्लीकेशन बनाते हैं, है ना, या फिर स्नैपचैट ले लेते हैं, तो फिर काम हो जाता है तो उसे डिलीट करना होता है, तो बहुत सारे चीज़ भूल जाते हैं, अपन छोड़ देते हैं ना। तो वैसे उस प्रकार से बहुत सारे ऐसे कानून थे जो एप्लीकेबल नहीं था, तो ऐसे 76 कानून को जो है टर्मिनेट किया गया है। तो ये आंकड़ा आपके काम के हैं। इनके अलावा वर्ष 2023 के जनवरी टू दिसंबर कुल कितने विधेयक पास हुए लोकसभा और राज्यसभा मिला के? तो लोकसभा और राज्यसभा मिला के टोटल 49 विधेयक को पिछले साल यानी 2023 में पास किया गया है। ठीक है, इसके अलावा जो है आपका हिमाचल प्रदेश के हट्टी समुदाय को जो है SC का दर्जा, माफ़ कीजिएगा, ST का दर्जा दिया गया है, जनजाति का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा अमेरिकी ओपन 2023 के महिला एकल के विजेता कौन है? ये पहली बार बता रहा हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, तो ये कोको गॉफ है। अमेरिकी ओपन 2023 में महिला एकल के विजेता जो है
कोको गॉफ है। अमेरिकी ओपन 2023 पुरुष एकल के विजेता नोवाक जोकोविच है। नोवाक जोकोविच का जो है नेटिव भी पूछता है, सर्बियन खिलाड़ी है, सर्बिया का है। अमेरिका ओपन पुरुष युगल के विजेता 2023 में कौन रहे? राजीव राम और जोश लेसबेरी। ये राजीव राम इंडिया का नहीं है, भूल मत कर दीजिएगा। राजीव राम अमेरिका का है, हम इंडिया की तरफ से नहीं खेलते, ये इंडिया की तरफ से रोहन बोपन्ना खेलते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 के विजेता पुरुष एकल में कौन है? यानिक सिनर है। कहाँ के रहने वाले हैं? इटली के रहने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में जो हुआ महिला एकल की विजेता कौन है? आर्यना सबलेंका है। कौन है भाई? आर्यना सबलेंका है। फ्रेंच ओपन 2024 के विजेता कार्लोस अल्काराज है ना। इनके अलावा फ्रेंच ओपन, सही बात है, स्पेन को हरा के एलेक्जेंडर जेवरेव को हरा के, सही है भाई। फ्रेंच ओपन 2024 महिला एकल के विजेता एगा स्वीटेक है, तो ये तो कॉमन ही है, तो इसे ध्यान रख लेंगे। अमेरिकी ओपन तथा ऑस्ट्रेलिया ओपन ये हार्ड कोर्ट में खेली जाती है। यहाँ पे कुछ गलत है। फ्रेंच ओपन 2024 ठीक है जी, ठीक है। इसके अलावा ठीक है, क्या है? फ्रेंच ओपन 2024 कार्लोस, सही है। अमेरिकी ओपन तथा ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है ये दोनों किस कोर्ट में खेले जाते हैं? अमेरिकी ओपन चाहे ऑस्ट्रेलिया ओपन ये दोनों हार्ड कोर्ट में खेले जाते हैं। कंक्रीट वाली जो आपके होते हैं ढलाई वाली उसमें खेलते हैं। और जो आपका विंबलडन है ये ग्रास कोर्ट में खेलते हैं, ये आपका ग्रास कोर्ट में खेलते हैं। और जो फ्रेंच ओपन है ये आपका क्ले कोर्ट में खेलते हैं। तो ये तीनों ध्यान रख लेंगे। इनके अलावा सबसे पुरानी प्रतियोगिता आपसे इन चारों में खोजता है एग्जामिनर, तो सबसे पुरानी विंबलडन है और सबसे नवीन ऑस्ट्रेलिया ओपन है। वर्ष के शुरुआत में सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, फिर आपका फ्रेंच ओपन होता है, फिर आपका विंबलडन होता है और फिर आपका यूएसए ओपन होता है। ध्यान रखेंगे। विंबलडन 2024 में पुरुष एकल के विजेता कार्लोस अल्काराज है और महिला एकल के विजेता बारबोरा क्रिजकोवा है। देखिए अल्कारेज जो है बहुत हो गया, पहले भी जीत चुका है। इनका नाम जरूर याद रखिएगा, बारबोरा क्रिजकोवा। ये विंबलडन 2024 के विजेता है। हालांकि विंबलडन से क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए क्योंकि ये अब भी खत्म हुआ है, लेकिन एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं। इनके अलावा अहिराई लोक नृत्य किस जनजाति के द्वारा जो है किया जाता है? अहिराई चाहे इसे आप बिरहा भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? बिरहा भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा ठीक है, तो ये जो अहिराई लोक नृत्य है ये आपका भारिया जनजाति के द्वारा मध्य प्रदेश के लोगों के द्वारा किया जाता है। अहिराई लोक नृत्य जो है भारिया जनजाति के द्वारा मध्य प्रदेश में किया जाता है। मध्य प्रदेश में बहुत सारे जनजातीय नृत्य होता है। वैसे आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा जनजाति जो है ये मध्य प्रदेश में ही निवास करते हैं अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, ठीक है। तो जो आपका बुंदेलखंड में मध्य प्रदेश में की जाने वाली एक राय नृत्य होता है, ये राय नृत्य जो है आपका बोरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। काठी लोक नृत्य बलाई जाति के द्वारा किया जाता है। धीर मथाई नृत्य धीमर जनजाति के द्वारा की जाती है। कलसा नृत्य गडरिया समुदाय के द्वारा किया जाता है। अटारी नृत्य बागा, एगो बैगा होता है, एगो ना बैगा होता है, ये है ना, ये बागा जनजाति है। तो ये मध्य प्रदेश के जनजातीय नृत्य के बारे में हमने यहाँ पे आपको जानकारी देने का काम किया है। नागालैंड में मनाए जाने वाली त्योहार सेक्रेनी ये अंगामी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। नागालैंड में मीमकूट त्योहार कुकी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। चांगलो एक नृत्य होता है जो नागालैंड का ही है, जो चांग जनजाति, तो ये तो कॉमन है, चांगलो चांग है ना, तो याद रख सकते हैं। तो ये आपका नागालैंड का हो गया। इनके अलावा घूमर नृत्य, देखिए घूमर नृत्य की जब उत्पत्ति हुई थी राजस्थान में तो सबसे पहले भील समुदाय के महिलाओं के द्वारा किया गया था, परंतु वर्तमान में ये सभी के द्वारा किया जाता है। राजस्थान में कलबेलिया नृत्य को गुलाबो सपेरा का नृत्य कहते हैं। और जो आपका घूमर नृत्य है इसमें सिर्फ महिलाएं ही भाग लेती है। साथ ही साथ ये महिलाएं गोल चक्कर में नृत्य करती है और साथ ही साथ सबसे पहले देवी सरस्वती की आराधना के लिए स्टार्ट किया गया था। इनके अलावा कुमाऊं क्षेत्र में की जाने वाली तलवार नृत्य को छोलिया नृत्य कहते हैं, क्योंकि ये तलवार के साथ करी जाती है, यानी ये जो है मार्शल आर्ट फॉर्म जैसे नृत्य है उत्तराखंड का, ठीक है, क्योंकि यहाँ कुमाऊं क्षेत्र से स्पष्ट है उत्तराखंड। पोराग त्यौहार असम के मिसिंग जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। हिक्की पिक्की जनजाति का मुख्य व्यवसाय शिकार होता है। क्या होता है? शिकार होता है। साउथ इंडिया और पश्चिमी भारत, वेस्टर्न इंडिया और साउथ इंडिया में हिक्की पिक्की जनजाति पाई जाती है। इसका पेशा पूछा जाता है तो शिकार हो
होगा। देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजिंग पेयर, जैसे कि मैं हर दिन बताते आया हूँ ताकि आपका एग्जाम में गलती ना हो, तो कन्फ्यूजिंग पेयर से यहाँ पे रख लिया हूँ। पक्के पागा हॉर्नबिल का त्यौहार जो है ये अरुणाचल प्रदेश में होगा, और खाली हॉर्नबिल कहेगा तब नागालैंड में होगा, जिसका टाइम भी फिक्स है दिसंबर की शुरुआती समय में 10 दिन, है ना। इनके अलावा पोंगल का त्यौहार तमिलनाडु में होता है, लेकिन अट्टुकल पोंगल का त्यौहार केरल में होता है। लोसार का त्यौहार लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में हो सकती है। लोसांग का त्यौहार सिक्किम में होता है। तो आज हमने 3 कन्फ्यूजिंग चीज़ को पकड़ा है, आराम से ध्यान रख के देख लीजिए। मांगता है तो वीडियो को रुका के थोड़ा आँख में बसा लीजिए, है ना। इससे प्यार करोगे बेटा ज़िंदगी भर खुश रहोगे, है ना। चलिए, गर्दी लोक नृत्य का संबंध केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी से है, और आपसे पूछा जाता है कि गर्दी नृत्य में, है ना, किस महाकाव्य या ग्रंथ का जो है समावेशन देखने को मिलता है, तो रामायण को इपिक्ट किया जाता है। इसके अलावा सिंधु नदी को उद्गम स्थल समीप तिब्बत मानसरोवर क्षेत्र में किस नाम से जानते हैं। जहाँ से सिंधु नदी निकलती है आप सभी जानते हो, तिब्बत के मानसरोवर के समीप से निकलती है, तो वहाँ पे इसको किस नाम से जानता है। आज मैंने सवेरे वाले वीडियो में भी कहा था कि इसको मैं समावेश करूँगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो इसे सिंगी खम्बाब कहा जाता है या शेर छाप मुँह कहा जाता है, ठीक है। शेर छाप मुंह कहा जाता है, शेर मुख भी कहा जाता है, या सिंगी खम्बाव कहा जाता है। सिंगी से याद रखेंगे सिंह, है ना, शेर, है ना। इसके अलावा सिंधु नदी का उद्गम जो है ये मानसरोवर से होती है, जहाँ इसे सिंगी खम्बाव या शेरमुख कहा जाता है। इस नदी का उद्गम बोखारचू ग्लेशियर से होती है। यहाँ पे मैं पूरा जो है इसका निचोड़ नीचे बता दूंगा। फिलहाल यहाँ पे तिब्बत के मानसरोवर के राक्षस ताल से सतलज नदी का उद्गम होता है। इसे स्थानीय भाषा में लेगचेन खम्बाव कहा जाता है। तिब्बत के मानसरोवर के चेमा ड्यूंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होती है। इसे स्थानीय भाषा में सांगपो कहा जाता है। और जैसे ही इंडिया में यांगयाप दर्रा के समीप अरुणाचल प्रदेश में एंट्री मारता है, तो ऐसे ही जो ऐसे नहीं ऐसे आता है, ऐसे आता है, फिर ऐसे बहते हुए बांग्लादेश में चला जाता है। तो यहाँ पे जो एंट्री मारता है अरुणाचल प्रदेश के पास, यांगयाप दर्रा के पास एंट्री मारता है, तो वहाँ पे इसे दिहांग कहा जाता है, कहीं नीचे लिखा होगा। अब आइए ये तीनों को एक झटके में याद कर लीजिए, काम का है। देखिए सिंधु नदी जो है ना, सिंधु नदी को वहाँ स्थानीय भाषा में क्या कह रहे थे भाई, सिंधु नदी को क्या कह रहे थे आप स्थानीय भाषा में, सिंगी, है ना, सिंगी खम्बाब, है ना, सिंगी खम्बाब या शेर मुँह, है ना। इसके अलावा सतलज, सतलज को आप क्या कह रहे थे वहाँ पे, लेगचेन खम्बाब, लेगचेन खम्बाब कह रहे थे। और लास्ट में है ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा को क्या कह रहे थे वहाँ पे, है ना, सांगपो, क्या कह रहे थे, सांगपो, सांगपो, ठीक है। ये ग्लेशियर अलग अलग से निकलती है। सिंधु कहाँ से निकल रही थी, बोखारछू से, है ना, बोखारछू से निकल रही थी। सतलज कहाँ से निकलती है, राक्षस ताल से निकलती है। और आपका ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है, चेमा ड्यूंग से निकलती है। तो ये ग्लेशियर और ये आपका अलग अलग नाम स्थानीय भाषा में ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में यमुना कहा जाता है और गंगा को पद्मा कहा जाता है। बांग्लादेश का नाम बहुत आ रहा है, क्या बताऊं आपको, ठीक है ना। बांग्लादेश में क्राइसिस, और क्राइसिस क्या कहेगी, आंदोलन इतनी भयंकर हो गई है, पता नहीं कब शांत होगी। इसके अलावा गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री हिमानी से और यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री हिमानी से, ठीक है। संतोपथ ग्लेशियर से आपका अलकनंदा नदी निकलता है और खरक ग्लेशियर से आपका भागीरथी निकलता है। और जब अलकनंदा, जब भागीरथी देवप्रयाग में मिलता है तो इसको गंगा नदी कहा जाता है। यही बढ़ते 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 पश्चिम बंगाल के बाद सीधा बांग्लादेश। इसके अलावा गंगा नदी का मैदान, मैंने गंगा तंत्र कल या परसों के वीडियो में बता दिया था, इसीलिए मैं सीधे आगे बढ़ता हूँ। गंगा नदी का मैदान घाघरा तथा तीस्ता नदी के बीच तक फैला हुआ है। अब देखिए गंगा नदी का मैदान पूछता है तो उस नदी का मैदान किसी अन्य दो चीज़ों के बीच में होगा ना भाई। अब उसी नदी से आप कैसे रिलेट कर सकते हो, तो कन्फ्यूजन के लिए ऑप्शन में गंगा नदी भी दिया रहता है, गंगा से फलना काली, गंगा से तीस्ता, तो आपको नहीं फंसना है, घाघरा से तीस्ता होगा, ठीक है। इसके अलावा इंडिया में सबसे बड़ी नदी बेसिन किसकी है, गंगा नदी बेसिन। मैंने बता चुका है भाई, बेसिन जो है एक तो हाथ धोने वाला होता है, एक नदियों का बेसिन होता है। नदियों का बेसिन कहने का मतलब कि उस नदी में जल राशि स्रोत कहाँ कहाँ से आ रही है ये बेसिन होगा, और किस राज्य में जो बहती है ये एक अलग चीज़ है। दोनों बात में फ़र्क है भाई। एक क्वेश्चन अभी पूछा गया था कि किस नदी बेसिन में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है, तो गंगा नदी बेसिन में, ठीक है। इसके अलावा लंबाई 25 किलोमीटर है। डॉल्फिन वाला क्वेश्चन कहाँ खुला है, रिसर्च सेंटर डॉल्फिन वाला पटना में। गंगेटिक डॉल्फिन सेंटर कहाँ पे है, तो आपका भागलपुर में है, विक्रमशिला वाला। इनके अलावा
दो नदियों के बीच के भूमि को क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। लघु हिमालय और शिवालिक पर्वत के बीच में जो क्षेत्र है इसे क्या कहते हैं? दून कहते हैं। और इंडिया में सबसे बड़ा दून कौन सा है? देहरादून है। देखिए ऐसा अगर दून का तो एक तो ये फार्मूला हिमालय के विस्तारिता के आधार पे हो गया, लेकिन अगर दूसरी फार्मूला कहे तो पहाड़ों से 3 या चारों तरफ से घिरे हुए क्षेत्र जो पहाड़ से हो उसके बीच के क्षेत्र को दून कहते हैं। ठीक बात। इसके अलावा पहाड़ी ढलान या पहाड़ों के जो है एक मिनिमम ऊंचाई से ऊपर पे पाए जाने वाली जो नरम घास के मैदान होते हैं उसे बुग्याल कहते हैं। बुग्याल का मतलब होता है चरवाहा टाइप से, ठीक है, चरवाहा टाइप से, है ना। तो इसे बुग्याल कहते हैं घास के मैदान को, जो कहाँ पे? पहाड़ी इलाका में, न सिर्फ हिमालयी, कोई भी पहाड़ी इलाका हो सकता है। एक वर्ष में सबसे अधिक ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले भारतीय जाकिर हुसैन साहब है। जाकिर हुसैन साहब को 2024 में कितने ग्रैमी अवार्ड मिले एक साथ? तो 3 ग्रैमी अवार्ड मिले हैं। कितने मिले हैं? 3 ग्रैमी अवार्ड। कौन कौन से कृत्य के लिए? तो दिस मोमेंट के लिए मिला है एक, जो आपका कॉमन है 5 आदमी का कंबाइंड रूप से। इनके अलावा पश्तो और एज वी स्पीक के लिए, हालांकि ये भी कॉमन है क्योंकि इसमें राकेश चौरसिया साहब को भी मिला है। ठीक है, तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। ये 3 वो एल्बम है जिसमें आपको जाकिर हुसैन साहब को मिला है इस बार 2024 में 3 ग्रैमी अवार्ड। इसके अलावा वर्ष 2024 में 5 ग्रैमी अवार्ड भारतीय कौन है? तबला वादक जाकिर हुसैन, बांसुरी वादक राकेश चौरसिया, गायक शंकर महादेवन, वायलिन वादक गणेश राजगोपालन, तबला वादक सेल्वा गणेश विनायक राम। इन दोनों का जो वाद्य यंत्र है ये भी याद कर लेना, VVI हो गया है आपके एग्जाम में आने के लिए, एकदम खतरनाक दृष्टि से एग्जामिनर इसको देख रहा है। इनके अलावा जाकिर हुसैन को पहली बार ग्रैमी अवार्ड कब मिला था? 1991 के लिए 1992 में द प्रोजेक्ट ड्रम पे काम करने के लिए मिला था। फिर बाद में 2009 में फिर से मिला ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट के लिए। तो 2 ग्रैमी अवार्ड पहले था और 3 गो आ गया, तब इनके पास 5 ग्रैमी अवार्ड हो गया। पंडित रविशंकर साहब के पास पहले से 5 ग्रैमी अवार्ड पड़ा हुआ है। आज कोई बच्चे ने कमेंट किया है कि रिकी केज के पास जो है 5 ग्रैमी अवार्ड है ना, तो देख लीजिए बच्चे आप। इनके अलावा भारत के लिए पहले ग्रैमी अवार्ड विजेता पंडित रविशंकर वेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए 1968 में जीते थे, और पंडित रविशंकर सितार से संबंधित थे और बनारस घराने से संबंधित थे। जाकिर हुसैन को वर्ष 1988 में पद्मश्री भारत सरकार के द्वारा, 2002 में पद्म भूषण और 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। शास्त्रीय नृत्यांगना और कोरियोग्राफर बसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी को नृत्य कला निधि पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो इसे जरूर ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछता है कि शास्त्रीय नृत्यांगना कोरियोग्राफर बसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी को नृत्य कला निधि पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन्हें चेन्नई में शुरू हुए संगीत अकादमी के 17वें नृत्य महोत्सव के दौरान दिया गया। बसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी कथकली और ओडिसी ये दोनों नृत्य कर लेती है। इसका एक एक बात ध्यान रखेंगे। हालांकि ये 2024 में प्राइज पाई है, हो सकता है कि आपको इसका जो है स्टैटिक्स फॉर्म में इसका जो है क्षेत्र पूछ दे कि भाई किस नृत्य से संबंधित है, तो कथकली और ओडिसी से। ठीक है भैया, ध्यान रखेंगे। समझ गए ना क्या याद रखना है? यहाँ से आपको याद रखना है बसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी का सेक्टर क्या है? कथकली और ओडिसी। साथ ही साथ इसे 2024 में कला निधि पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। हालांकि ये 2023 वाली ही पुरस्कार है जो 2024 में मिला है। साथ ही साथ यह पुरस्कार काफ़ी नामी गामी संस्था का है, संगीत नाटक अकादमी के 17वें नृत्य महोत्सव के दौरान दिया गया है। इनका जो नृत्य महोत्सव होता है जो चेन्नई में किया गया था वहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से एक एक बात ध्यान रख लेंगे। इसके अलावा अगला एक पुरस्कार आपसे पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 जो जयपुर में हुआ था, जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में अपर्णा सेन को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यही सब चेहरा जो है फिर बाद में आप लोग बोलते हो कि कहाँ से आता है, तो पहले ही घर से करके जाएं। ठीक है भाई, काम आएगी। इसके अलावा नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 अपर्णा सतीशन को दिया गया है। ये अपर्णा सतीशन मैडम ये जो है आपका जुड़ा हुआ है कुचिपुड़ी से। किससे? कुचिपुड़ी नृत्य से। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। संघाई सहयोग संगठन की नवीनतम सदस्य देश कौन सा है? जो SCO है, SCO है, तो ये जो है आपका इनका नवीनतम सदस्य देश बेलारूस बना है। बेलारूस की राजधानी भी याद करके रखेंगे, मिन्स्क है ना, मिन्स्क, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा पिछले साल संघाई सहयोग संगठन में ईरान को जगह दिया गया था। यानी अगर आपकी ईस्वी 2023 से पहले का पूछ रहा है तो आप दे देना जवाब ईरान को। ठीक है, अब बहुत लेटेस्ट समय आपको लग रहा है कि बहुत पहले, बहुत कम समय पहले का पूछ रहा है, तब आपका बेलारूस हो जाएगा। बेलारूस अब भी आया है। इनके अलावा
संघाई सहयोग का गठन 2001 में किया गया था। इनका मुख्यालय कहाँ पे है? बीजिंग, चाइना के अंदर है। संघाई सहयोग संगठन में भारत कब इंक्लूड हुआ या फिर इंडल्ज हुए या फिर शामिल हुए? तो 2017 में हुए। ठीक है, ये आपके लिए VVI पॉइंट रहेगा क्योंकि इसमें नया सदस्य आया है तो क्वेश्चन किसी भी रूप में पूछा जा सकता है। मैं बार बार यही बताते आया हूँ कि चर्चा का विषय जब तक नहीं बनता है कोई चीज़ तब तक और क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, संघाई सहयोग संगठन ने बनारस को क्या घोषित किया था? तो अपना पहला पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी के रूप में घोषित किया था बनारस को। ब्रिक्स में 1 जनवरी 2024 को मिस्र, इथोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात तथा सऊदी अरब को शामिल किए गए। तो कितना देश शामिल हुआ सर 2024 में ब्रिक्स के अंदर? तो 5 देश शामिल हुआ। आवेदन कितने का था? 6 का। कौन शामिल नहीं हुआ? बाद में अपनी वापस ले लिया। अर्जेंटीना जो है अपना नामांकन वापस ले लिया कि मैं शामिल नहीं होने वाला। इसके अलावा ब्रिक्स की बैठक 2023 में कहाँ पे हुई थी? दक्षिण अफ्रीका में, जब हमारा चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था। इसके अलावा 2024 में ब्रिक्स की बैठक कहाँ पे होगी? रसिया के अंदर होगी। इनके अलावा दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान का नवीनतम सदस्य कौन है? तिमोर लेस्टे। कौन है भैया? तिमोर लेस्टे। आसियान कहाँ का देश है? मैं बता चुका हूँ ना, ये वाली पोर्शन का देश है। इनके अलावा G20 की बैठक 2023 में अफ्रीकन यूनियन को जगह दिया गया था जो 21वें सदस्य के रूप में जो है इंडल्ज हुए। अफ्रीकन यूनियन में कितने देश शामिल है? तो 55 देश शामिल है। ठीक है भाई। इनके अलावा प्रसिद्ध जयगढ़ का किला कहाँ स्थित है? तो जयगढ़ का किला जयपुर में स्थित है। जयगढ़ का किला का निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह सेकेंड ने किया था। ये जब भी आप जय सिंह पढ़ें, उदय सिंह पढ़ें, पृथ्वीराज चौहान पढ़ें तो उनको ये क्लियर कर लें कि भाई थर्ड पढ़ना है अपने को कि सेकेंड। ठीक है, क्योंकि ये वैरी करता है, आपको द्वितीय की जगह पे तृतीय लगा देगा, चतुर्थ लगा देगा, है ना, गलती करवाएगा आपसे। तो ये भाई महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा जयगढ़ का किला जयपुर में स्थित बनवाया गया था। इस किला का उद्देश्य क्या था? जो आमेर का किला है, आमेर का दुर्ग है, उनकी प्रोटेक्ट करना, उनको प्रोटेक्शन पहुंचाना। इसके अलावा नाहरगढ़ का किला भी जयपुर में स्थित है और इनका निर्माण भी जयसिंह द्वितीय ने ही करवाया था। जयपुर शहर की स्थापना भी अपने आप में सवाई जयसिंह सेकेंड ने ही करवाए थे। ठीक है, 1727 में। उदयपुर शहर की स्थापना उदय सिंह द्वितीय ने करवाया था। ये दोनों क्वेश्चन SSC बहुत पूछता है, पता नहीं उनको क्या मिलता है। इनके अलावा जो उदयपुर शहर है राजस्थान का, ये भारत का पहला रामसर शहर है, इसे भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा भरतपुर में स्थित लोहागढ़ का किला जो है, इनका निर्माण महाराजा सूरजमल के द्वारा करवाया गया था। लोहागढ़ का किला, ये लोहागढ़ के किला के बारे में बताया जाता है कि ये अवैध रहा। अवैध मतलब कोई कब्जा नहीं कर पाया। जंजीरा का किला महाराष्ट्र में एक इसी प्रकार का किला है जो अवैध रहे थे। ये समुद्र के बीचों बीच अरब सागर में स्थित है। तो जो जंजीरा का किला है ये महाराष्ट्र में मुरूद में स्थित है। इसका निर्माण मलिक अंबर ने करवाया था। लेकिन विरोधाभास और इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर ऑप्शन में जंजीरा के किला के लिए मलिक अंबर ऑप्शन में ही ना हो तो क्या करेंगे? तो मलिक अंबर ऑप्शन में ना रहेगा तो निजाम शाही वंश रह सकता है, क्योंकि ये मलिक अंबर उस समय उन्हीं के लिए काम किया करता था। ठीक है, इनके अलावा कुंभलगढ़ के किला का निर्माण राणा कुंभा ने 1448 में करवाए थे, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो कुंभलगढ़ है इसे भारत में महान दीवार की संज्ञा दी गई है। आगरा के किला का निर्माण अकबर ने करवाया था, जबकि दिल्ली के लाल किला का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। जो आगरा का किला है इसके अंदर शीश महल है, उस शीश महल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, जिसे मुगल कालीन हमाम कहा जाता है। इसके अलावा लाल बाग का निर्माण हैदर अली ने बंगलुरु में करवाया था एज अ गार्डन, है ना। लाल बाग महाराष्ट्र में आएंगे तो महाराष्ट्र में भाईखला एक जगह है ना, भाईखला एक जगह है जहाँ पे STTI है। STTI मतलब होता है सिग्नल एंड टेलीकॉम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर, है ना, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इस प्रकार STTI है, ये सेंट्रल रेलवे का ट्रेनिंग सेंटर है जो सिग्नल वाले को ट्रेनिंग दिया जाता है। साथ ही साथ इसमें बहुत सारे रेलवे डिवीजन, सिकंदराबाद,
सॉरी जयपुर से भी आते हैं, भोपाल से भी आते हैं लोग, है ना। तो यहीं पर एक जो है भाईखला में एक आपका ये है, क्या है भाई, लाल बाग का राजा नाम से गणपति का त्यौहार लगता है जो काफ़ी फेमस है, ठीक है। आपको टीवी पर भी प्रसारण देखने को मिलता होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में गणपति का उत्सव काफ़ी जो है भयंकर लगता है, काफ़ी धूमधाम से लगता है गणपति का उत्सव। और ये गणपति के उत्सव बसाने का श्रेय किसे दिया जाता है, गंगाधर तिलक को दिया जाता है। शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव, हर बात पे क्वेश्चन है, कोई भी फालतू की बात नहीं करूँगा भाई, है ना। इनके अलावा आधुनिक आवर्त सारणी में पी ब्लॉक एलिमेंट्स में किस वर्ग में सिर्फ एक ही अधातु है, क्वेश्चन। तो जो वर्ग 14 है इसमें सिर्फ एक ही अधातु मिलेगा, बाद बाकी सब में एक से अधिक अधातु मिलेगा, है ना। देखिए सबसे पहले आपको PSDF ब्लॉक को पहचानना है, किसे कहा जाता है, कई बार बता चुका हूँ, फिर से रिपीट करता हूँ। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 1 और 2 को S ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है, ये अल्कलाइन मेटल होते हैं एलिमेंट्स। इसके अलावा समूह 3 से लेकर 12 तक को D ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, इसे संक्रमणीय धातु कहते हैं, इसमें मेटेलिक गुण ज़्यादा पाया जाता है। समूह 13 से 18 तक को जो है P ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। और इनके जो समूह होते हैं, जो वर्ग होते हैं, जो ग्रुप होते हैं, उनके अलग अलग नाम भी हैं, जैसे ऑक्सीजन ग्रुप, नाइट्रोजन ग्रुप, कैल्कोजन, हैलोजन फैमिली, इनर्ट गैस फैमिली, ये आ जाता है आपको सारे के सारे P ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर। अब बच गया दादा F ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना। F ब्लॉक एलिमेंट्स जो आवर्त सारणी के नीचे में 2 धारी बना के इस प्रकार से रहता है, 14 गो, और एगो यहाँ से करते हैं यानी लेंथेनाइड और एक्टियोनाइड। तो इसमें कितने कितने तत्व होते हैं, तो 15 ये क्वेश्चन पास्ट में पूछा गया है। तो लेंथेनाइड और एक्टियोनाइड को क्या कह देते हो आप, F ब्लॉक एलिमेंट्स कह देते हो। इनके अलावा समूह 16 को आप कैल्कोजेन भी कहते हो ऑक्सीजन ग्रुप के अलावा। समूह 18 में अक्रिय गैस इनर्ट गैस है, और समूह 17 में हैलोजन फैमिली स्थित है, हैलोजन क्लोरोफ्लोरोब्रोमोआइड। ये रहा आपका जो है आवर्त सारणी, इसमें जो है 7 गो आवर्त है, 18 गो वर्ग है। ये लेटा हुआ भाग जो है ये आवर्त होता है, ठीक है, और ये जो खड़ा हुआ ऐसा ये आपका हो जाता है वर्ग। इसके अलावा ये वाले प्रिंट के निर्माता कौन है, मोस्ले। कौन है, मोस्ले। अभी आपने देखा लास्ट में जो ये हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, रेडॉन, नियॉन, ये सब जो है ये इनर्ट गैस है, अक्रिय गैस है। इसे अक्रिय गैस को नोबेल गैस भी कहा जाता है। 17 में आपने हैलोजन फैमिली को देखना है, क्लोरोफ्लोरोब्रोमोआइडो को देखना है। 16 में ऑक्सीजन ग्रुप, इसे कैल्कोजेन भी कहते हैं। 15 में नाइट्रोजन फैमिली है, 14 में कार्बन फैमिली है, 13 में बोरॉन फैमिली है। इस प्रकार से आप इसे याद रखेंगे। 3 से 12 आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स हो गया, संक्रमणीय धातु। 1 और 2 को एस ब्लॉक, और इन दोनों नीचे वाले को एफ ब्लॉक कहा जाता है। इनके अलावा अभी हाल में ही मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया था रेलवे क्लास में, अगर आपको याद हो, ठीक है, कि भाई कोई अगर अधातु है तो इनके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने होंगे, तो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5, 6, 7 हो जाएंगे। क्योंकि अगर 8 हो जाएंगे तो फिर तो इनर्ट हो जाएगा, क्योंकि अष्टक पूरा करने के लिए ही रिएक्शन होता है, ठीक है भाई। इसके अलावा अगर धातु है, मेटल है, तो इसके बाह्यतम कक्षा में कम इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 1, 2 या 3। फिर मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि इनमें से कौन इलेक्ट्रॉन देने के लिए हमेशा रेडी है, क्या धातु या अधातु। तो आप सोच रहे होंगे कि अधातु देने को रेडी है क्योंकि इसके पास ज़्यादा है। जी नहीं, ये जिंदगी से उल्टा चलता है। जिंदगी में क्या है, कम पैसे है तो ज़्यादा की चाहत होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है ना तो लेने के लिए तैयार है, और है ना, अमीर और अमीर बनता है यहाँ पे। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, धातु से ये इलेक्ट्रॉन, यानी धातु इलेक्ट्रॉन देने के लिए ज़्यादा तैयार रहते हैं और अधातु लेने के लिए तैयार रहते हैं, ठीक है भाई। इसके अलावा समूह 15 में अधातुओं की संख्या 2 होती है, 16 में अधातुओं की संख्या 3 और 17 में अधातुओं की संख्या 4 होती है, और 14 में 1 होती है। तो 1, 2, 3, 4 आप याद रख सकते हैं, 14, 15, 16, 17 ग्रुप में अधातुओं की संख्या। इसके अलावा अगर और बात करें तो 118 तत्व को आप वर्गीकृत कर सकते हैं, 91 में कर सकते हैं, 20 में कर सकते हैं और 7 में कर सकते हैं। 91 आपका मेटल है, 20 आपका नन मेटल है, और 7 आपका उपधातु है। उपधातु है ना, ध्यान रखेंगे। उपधातु किसे कहते हैं सर, जो धातु और अधातु दोनों का गुण रखता हो। निम्नलिखित में से किसका मिलान सही किया गया है। अखम लक्ष्मी देवी कथक नहीं मणिपुरी से संबंधित है, श्याम मणि देवी कुचिपुड़ी नहीं ओडिसी गायन से संबंधित है। इसके अलावा सितारा देवी मणिपुरी नहीं कथक से संबंधित है, तो वो लास्ट बच गया, है ना। तो रुक्मणी देवी भरतनाट्यम से सही मिलाया गया है। गलत मिलान पूछा गया था क्या, एक सेकेंड,
सही किया गया है ये पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा भाई। डी कर लीजिएगा इसको, सही आंसर डी है ना, डी हो जाएगा। अखम लक्ष्मी देवी का संबंध मणिपुरी से नृत्य से है, सितारा देवी का कथक से है, श्याममणि देवी का ओडिसी गायन से है, रुक्मिणी देवी का भरतनाट्यम से है। तो ये चारों के चारों आपको ध्यान रख लेना है। इसके अलावा मणिपुरी नृत्य में कलाकार जो है कभी भी दर्शकों से नैना नहीं मिलाते हैं, आंख नहीं मिला पाते हैं, थोड़ा गंभीर भाव होते हैं। और इस नृत्य में जो है भगवान राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग को दर्शाया जाता है। सिंह सरनेम और झावेरी बहन जो है इस नृत्य में प्रमुख कलाकार होते हैं। किसमें? मणिपुरी में। इसके अलावा शास्त्रीय नृत्य के कथक में महाभारत कथक जो है जिसकी कहा जाता है कि भाई इसको इस्लाम समावेशन भी देखने को मिलता है, क्योंकि बाजिद अली का संरक्षण प्राप्त हुआ था तत्कालीन अवध के नवाब के समय। ठीक है, तो इसमें महाभारत, रामायण या फिर हिंदू पौराणिक कथाओं का समावेशन देखने को मिलता है। किसमें? कथक में। कथक में अगर उत्तर भारत ऑप्शन में नहीं है तो उत्तर प्रदेश से काम चला लेंगे कि ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, या फिर उत्तर भारत ऑप्शन में रहेगा। सबसे लेटेस्ट शास्त्रीय नृत्य सत्रिया है। इसे शुरू करने का श्रेय शंकर देव को दिया जाता है जो वैष्णव संत थे, है ना, और यह असम का शास्त्रीय नृत्य है। अब देखिए नीचे उंगली जो है आपका इशारा करके एक चीज़ लिखा है कि सभी नृत्य और कलाकारों के लिए टॉपिक बैज सेक्शन देख लीजिएगा, जो आपको PDF लिए होंगे तो मिला होगा। इनके अलावा टॉपिक बैज इंक्लूड है। इनके अलावा हृदय हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंशन योजना, हृदय का फुल फॉर्म है। ये फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, एक मुद्रा का भी पूछता है फुल फॉर्म, काफ़ी ध्यान रखेंगे। एक नीति आयोग में नीति में से कोई भी टी या आई का पूछ देता है, आई का तो नहीं है पूछता है, NIA का पूछता है, पहला वाला आई का पूछता है। ठीक है, इनके अलावा तो इस योजना की शुरुआत 2015 में हुई थी हृदय वाले का। अब हृदय वाला योजना किस मंत्रालय द्वारा आया था? तो शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा आया था। ये देश में 12 ऐसे स्थलों को पकड़ के उसको जो है रिजुविनेट करेगा जो सांस्कृतिक धरोहर के हो। ठीक है, तो कल लोग अगर आपसे पूछे कि भाई हृदय योजना में कुल कितने धरोहरों को शामिल किया गया है, तो आप क्या कहोगे? 12। उसी प्रकार से आवास योजना, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। और स्मार्ट सिटी मिशन में कितने शहर को टारगेट किया गया? तो 100 शहर को, है ना। इसके अलावा मेघालय का शिलांग जो है ये 100वां शहर बना था आपका स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बनने वाली शहर। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 2015 में होती है। इस योजना को पहले हम इंदिरा आवास योजना के नाम से जानते हैं, और 2015 में होने के बाद इस योजना का लक्ष्य रखा गया कि 2022 तक सभी के लिए पक्का मकान उपलब्ध कराना। इसके अलावा स्माइल योजना का संबंध क्या किससे है? तो यह जो है 2022 में एक योजना पहल में लाया गया था स्माइल वाला। इस योजना का लक्ष्य है कि जो भिक्षावृत्ति करते हैं, भिक्षाटन करते हैं, है ना, या फिर ट्रांसजेंडर हैं उनके लिए, हाँ ट्रांसजेंडर और भिक्षाटन, सही बात है, ट्रांसजेंडर के लिए भी है ये। तो इन दोनों पे एप्लीकेबल होता है। इसकी जो है स्थिति में सुधार लाने के लिए चलाया गया था। एक PM डिवाइन योजना होता है। यह पूर्वोत्तर भारत के जो आर्थिक स्थिति किस रूप में, तो वहाँ की जो महिलाएँ हैं, जो युवा है, उनको आजीविका का स्रोत मुहैया कराकर, है ना, जो है वहाँ की स्थिति को सुदृढ़ किया जाए, तो इसके लिए PM डिवाइन योजना चलाया गया था। एक PM स्वनिधि योजना है। इस योजना में क्या है? फुटपाथ विक्रेता को 50,000 रुपये की राशि जो है एज ए लोन दिया जाता है, और इस योजना की शुरुआत 2020 में करी गई थी। विश्वकर्मा योजना 2023 में कारीगरों पे एप्लीकेबल है, कारीगरों को लोन दिया जाता है ना। इनके अलावा जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता के लिए मैदान की चौड़ाई क्या होती है? तो जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता के लिए मैदान की चौड़ाई 8 मीटर होती है। कबड्डी खेल में जो मेन वाला कबड्डी खेल होता है उसमें पुरुषों के लिए मैदान की चौड़ाई 13 मीटर, माफ़ कीजिएगा, लंबाई 13 मीटर तथा चौड़ाई 10 मीटर होती है। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई अलग अलग लिखा है, गला क्यों खराब हो रहा है ना। तो कबड्डी में जो पुरुषों का जो कबड्डी का खेल होता है वो 13/10 पे होती है। महिला वाला जो खेल होता है वो 8/2 घटा देते हैं, 8/11 पे होती है। ठीक है, 8/11 पे होती है। महिला और पुरुष में कबड्डी के मैदान में 2 मीटर का जो है गैप है। ठीक है, महिलाओं के लिए या फिर जूनियर कबड्डी खेल दोनों के लिए सेम होगा, 11 मीटर और 8 मीटर। अगर पुरुष वाले से कंपेरिजन करें तो लंबाई 2 घट गई और चौड़ाई भी 2 घट गई। तो आप एक साथ याद
याद रख सकते हैं। इनके अलावा कबड्डी में उसी प्रकार से मैंने बताया था, वॉलीबॉल में वॉलीबॉल में जो है ये आपका 18-9 होता है, ठीक है। इसमें आपका घट जाता है बीच वॉलीबॉल अगर कहते हो तो, है ना, बीच वॉलीबॉल अगर आप कह रहे हो तो आपका जो है घट जाता है बीच वॉलीबॉल में, ये 16 हो जाता है, ये 8 हो जाता है, मतलब इसका रेशियो नहीं बदलता है ना। इसमें दो घटता है, इसमें 1 घटता है, 2:1 रेशियो का रहता है। इनके अलावा कबड्डी में रिजर्व सहित 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन आंसर देना है कितना, 7 खिलाड़ी। कबड्डी मैच की अवधि 40 मिनट, रेड का टाइम 30 सेकेंड। कबड्डी के खेल कितने मिनट का, 40 मिनट का। कितने हाफ में, 2 हाफ में। पहला हाफ कितने मिनट का, 20 मिनट का। हाफ टाइम कितने मिनट का, 5 मिनट का। कबड्डी में इस्तेमाल होने वाले कौन कौन से कार्ड है, ग्रीन कार्ड, लाल कार्ड और आपका येलो कार्ड। ग्रीन कार्ड का मतलब आधिकारिक चेतावनी, प्रारंभिक रूप से कोई मतलब खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा, लेकिन ये बताएगा कि तुम ठीक नहीं हो। येलो कार्ड में क्या होता है, 2 मिनट के लिए सस्पेंशन। लाल कार्ड में शेष खेल के लिए सस्पेंशन, यानी खेल से बाहर। कबड्डी खेल से संबंधित, माफ़ करना दोस्तों, तो ये जो है आपका कबड्डी खेल से प्रो कबड्डी लीग का विजेता पूछा था, कोई ने नहीं बताया, शायद एक लड़की ने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। एक लड़की ने बताया है कि प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 के विजेता कौन है। कबड्डी लीग में इस्तेमाल होने वाले शब्द आपका जो है कबड्डी खेल में राइडर है, बाल्क है, एक राइडर कप भी होता है जो गोल्फ से संबंधित है ना। राइडर कप जो है ये गोल्फ से है। राइडर शब्द का इस्तेमाल होता है कबड्डी खेल में। स्ट्रगल होता है, लॉबी कैंट, बॉस्टिंग द कैंट भी होता है। इनके अलावा संयुक्त सैन्य अभ्यास कोप इंडिया 2023 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है, तो कोप और इंडिया भारत और अमेरिका के बीच। इसके अलावा दस्तलिक या डुस्टलिक सैन्य अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में 2023 में करा गया था। इनके अलावा कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज, ये बहुपक्षीय है, बहुपक्षीय मतलब बहुत सारे चीज़ शामिल होते हैं इसमें। ये यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किया गया था, थल सेनाओं का अभ्यास है ना। एक तो मतलब 2 आदमी 2 देश के बीच में होता है, एक बहु देश के बीच में होता है। इसके अलावा कभी कभी एक ही देश में उनके 3-4 सेनाओं के बीच में होता है। हद है, इतना कहीं फ़ोन करते, एक बार बता दिए समझ में। बोल्ड कुरुक्षेत्र संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच राजस्थान में आयोजित किया गया। बोल्ड कुरुक्षेत्र याद रखेंगे, राजस्थान में हुआ है, भारत और सिंगापुर के बीच हुआ है। समुद्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास 2023 भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ है, ठीक है। व्यस्तता तो है दोस्तों। टाइगर शार्क 40 संयुक्त एक्सरसाइज बांग्लादेश और अमेरिका के बीच में हुआ है। अब अमेरिकन सोच रहे होंगे अच्छा हुआ पहले निपटा लिया, अगर इस बीच में होता ना तो मेरा तो दिक्कत हो जाता यार, है ना। बांग्लादेश और अमेरिका के बीच हुआ है टाइगर शार्क 40। इनके अलावा द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स के लेखक कौन है, तो मेघनाथ देसाई है। देसाई वाले कितने लेखक है भाई, मेघनाथ देसाई हो गया, किरण देसाई हो गया, है ना। इसके अलावा जो एक और है अनीता देसाई भी है, लेखिका, है ना। इनका किताब भी है फीस्टिंग फास्टिंग, काफ़ी पूछा जाता है। तो ये मेघनाथ देसाई द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। एक है द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, जो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है, कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पे सलमान रश्दी की किताब देख लेते हैं, विक्ट्री सिटी, ये नवीन किताब है। मिडनाइट चिल्ड्रेन पुरानी किताब है। द सैटनिक वर्सेज क्विचोटे, ये पूछा जाता है क्विचोटे। द ग्राउंड बीनीथ हर फीट, ये सब जो है आपका सलमान रश्दी साहब का किताब है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। अनीता देसाई के फीस्टिंग फास्टिंग इन कस्टडी। अमिताभ घोष का जंगलनामा, द रिवर ऑफ स्मोक, द लिविंग माउंटेन, द हंगरी टाइड, है ना। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना, इनके किताब का नाम में नेचर शब्द रहता है ज़्यादातर। दलाई लामा की पुस्तक में हैप्पीनेस शब्द रहता है, द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, है ना। फ्रीडम ऑफ एक्साइल, तो जो स्वतंत्रता हो गया, खुशी वाला चीज़ हो गया, है ना, इनके किताब में शामिल रहते हैं। किसकी किताब में, दलाई लामा के किताब में। कौन से 2 स्टेट शीत ऋतु के दौरान वर्षा को प्राप्त करती है, तो शीत ऋतु में वर्षा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बढ़िया होती है। क्यों होती है वर्षा शीत ऋतु में, कोई भी बच्चा बता सके, है ना। तो उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। जो मानसून लौट रहा होता है तो बंगाल की खाड़ी के किनारे से कुछ पार्ट जो है जलवाष्प को ढोने लगता है और वहाँ किनारे पे वर्षा करा देती है, ठीक है। तो तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में शीत ऋतु के दौरान उत्तर पूर्वी मानसून बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरती है, जो अपने अंदर जलवाष्प को संचित कर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ भाग में वर्षा करा देती है। तमिलनाडु में जो है वर्षा के काल में जनरली वर्षा नहीं होती है, क्योंकि वो वृष्टि छाया प्रदेश में आता है। और वृष्टि छाया प्रदेश क्या होता है, मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ कि वृष्टि छाया प्रदेश क्या होता है, कि जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून का रुकावट
रुकावट बनता है, तो रुकावट बन के जो है बारिश इसी साइड हो जाता है। जैसे महाराष्ट्र वगैरह में बारिश बढ़िया होता है, लेकिन इसके इस पट्टी जो भी है उधर वर्षा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो है पवनाभिमुख ढाल पे वर्षा होता है, और जहाँ पे वर्षा नहीं होता उसे वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं, क्योंकि वहाँ तक जा ही नहीं पाता ना। समझ नहीं रहे हैं? यहीं पे ऊपर उठा और यहीं वर्षा करा दी। इस पार्ट गया ही नहीं। मैं 3D में नहीं बना सकता पहाड़, क्योंकि मेरी ड्राइंग जो है बहुत कमज़ोर है, आप सभी को पता होगा। इनके अलावा शीतकाल में रबी के फसलों के लिए लाभकारी वर्षा जो पंजाब हरियाणा में होती है, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो भूमध्य सागर में उठने वाली पश्चिमी विक्षोभ है। ठीक है। भारत में अधिकांश वर्षा किस मौसम में होता है? मानसून में होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून में होता है। एवरेज वर्षा कितना होता है भारत में? 125 सेंटीमीटर होता है। सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होता है? मेघालय के मासीन राम में होता है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा किस देश की जलवायु किस चीज़ पर निर्भर करता है? तो निम्नलिखित चीज़ों पर निर्भर करता है। समुद्र की दूरी हो गया, ऊंचाई की स्थिति हो गया, अक्षांशीय स्थिति हो गया, जल राशि की उपलब्धता हो गई, कोई अन्य जल राशि है, जंगल की निकटता हो गई, ये सभी जो है आपका इफेक्ट डालेगा। तो ये आपको जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपको अपने समझ से है ना देखना है कि कौन कौन सा चीज़ इफेक्ट डालता है। अब आपके घर के बगल में नदी है तो, और मेरे घर के बगल में नदी नहीं है, तो आपके घर में मेरे घर से ज़्यादा ठंडा लगता होगा। तो ये कॉमन सेंस लगाने वाली वस्तु है जब एग्जाम में पूछे। इसी प्रकार से कॉमन सेंस से क्वेश्चन आपको एग्जाम में एसएससी करता है कि भारत में लू जो है क्या है? तो लू आप बचपन से सुनते आए हैं, भाई लू लग जाएगा, धूप में मत निकलो। तो गर्म जो है, गर्म एक प्रकार का जानलेवा गर्मी है लू। ठीक है। जो लू तो वैसे राजस्थान में होते हैं, लेकिन राजस्थान ऑप्शन में न रह के पश्चिमी भारत और पश्चिम से ये जो है पूर्व उत्तर की तरफ चलता है, तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। तो ये नहीं कि खाली राजस्थान में होता है। लू अपने गाँव घर में भी लगती है, बिहार में ज़्यादा धूप लग जाता है। तो ठीक है। तो गर्मी के दिनों में 3 प्रकार से पूछते हैं। एक तो लू कहाँ होती है, दूसरी पूछता है कि लू जो है किस महीने में, किस सीजन में, तो गर्मी के सीजन में, है ना, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा पश्चिमी विक्षोभ वाला बता ही दिया था, शीतकाल में वर्षा होता है। एक वो पूछता है कॉफी सावर कहाँ होता है, तो दक्षिणी भारत स्टेट में होती है। अब प्री मानसून वर्षा है ना, मानसून से पहले का जो है आपका वर्षा है। एक वो पूछता है काल बैसाखी कहाँ आता है, तो ये आपका पश्चिम बंगाल में आती है, जो आपका दुखदाई हवा है, यानी दुख पहुँचाता है वहाँ पे। इनके अलावा मतलब तेज आंधी तूफान भी आता है उसमें। भारत के सर्वप्रथम वर्षा केरल के तट पे जून के प्रथम सप्ताह में होती है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो पश्चिमी विक्षोभ है ना, जहाँ आपका हरियाणा पंजाब में वर्षा कराती है, वहीं आपका जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश इत्यादि क्षेत्र में जो है बर्फबारी भी करा सकती है उसी समय, तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है। इसके अलावा ये शायद लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। 1 घंटा हो गया होगा, मैं नाप तोल ही लेता हूँ, 1 घंटा तो कम से कम चाहिए, 1 घंटा हो गया। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको टुडे एग्जाम का कोई सा भी कंटेंट चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लिंक क्लिक करके व्हाट्सअप मैसेज के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर अच्छा लगा हो, मैं ऐसे कभी बोलता नहीं हूँ, तो आप लाइक कर सकते हैं हमारे वीडियो को। अगर आपके कोई भाई बंधु या परिचित वाले या दोस्त पढ़ रहे हैं तो उनको आप शेयर कर सकते हो। ठीक है। या चैनल पे पहली बार अगर आप आए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है भैया। तो ये तीनों कर लिए हैं तो हमारा नमस्कार है, आपको नहीं किए हैं फिर भी नमस्कार है। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।